आज रूस यूक्रेन के बीच का तनाव पूरी दुनिया के गले की फांस बना हुआ है। कुछ इसे अमेरिका जैसी ताकतों के प्रॉक्सी वॉर की तरह ट्रीट करते हैं, तो कुछ दो देशों के आपसी कलह के तौर पर। कुछ रूस के सामने यूक्रेनी राष्ट्रवाद के पाले में खड़े दिखते हैं, तो कुछ इसे रूस की सहनशीलता बताते हैं। हमारा काम है आपको आज के चश्मे से ऐतिहासिक किस्से बताना। अमेरिका, यूक्रेन और रूस के आज के क्रियाकलापों पर इतिहास क्या कहता है। ऐसे में याद आता है 20वीं सदी का पहला दशक। ये वो दौर था जब पश्चिमी ताकतें पूरब के देशों को उपनिवेशी बेड़ियों में जकड़ चुकी थी। लेकिन एक देश था जिसने इन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। उस देश ने एशिया की सोई उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। आज के यूक्रेन से भी छोटा एक देश जिसने अपने बलबूते अपने से कहीं बड़े और ताकतवर देश को ऐसी पटखनी दी कि दुनिया को महसूस हुआ, नेवर अंडरएस्टिमेट योर अपोनेंट। क्यों हुआ था वो युद्ध जिसे अक्सर वर्ल्ड वॉर ज़ीरो कहा जाता है? कौन जीता और कौन हारा? लेकिन इससे भी बढ़कर इस लड़ाई को कथित तौर पर रुकवाने वाले बिचौलिए को क्या मिला? नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और तारीख में आज बात होगी 1905 के उस युद्ध की जिसमें जापान ने रूस को हर फ्रंट पर धूल चटाई, लेकिन असल वाहवाही अमेरिका के खाते में आई। 19वीं सदी के खत्म होते होते यूरोप में रूस एक बड़ी शक्ति बन चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर के छोर पर रूस की पहुंच अभी भी सीमित थी। रूस को चाहिए था साल भर खुले रहने वाला एक बंदरगाह। ऐसे में 1890 के दशक में रूस ने मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक 9000 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे बिछानी शुरू कर दी। रूस के मुखिया जार निकोलस द्वितीय ने इसके लिए तन मन धन सब अर्पित कर दिया था। लेकिन दिक्कत अभी भी बची हुई थी। व्लादिवोस्टोक पोर्ट भी साल के कुछ महीने बर्फ में जाम हो जाता था। ऊपर से व्लादिवोस्टोक पोर्ट जापान सागर में खुलता था। इधर जापान 1868 के मीजी सुधारों के बाद औद्योगिक और सैन्य ताकतों के रूप में तेजी से उभर रहा था। 1894 में चीन जापान के बीच हुए संघर्ष में जापान को बढ़त मिली। जापान ने मंचूरिया के हिस्से से लियोडोंग पेनिनसुला हासिल कर लिया था। वैसे तो कोरिया भी रूस के साथ जापान का बफर था, यही एक पेच फंस गया। इसी लियोडोंग प्रायद्वीप पर पहले ही चीन पोर्ट ऑर्थर नाम का एक बंदरगाह रूस को 25 साल की लीज पर दे चुका था। यह जगह आज चीन का लुशुन पोर्ट है। यहीं से मैटर बढ़ा। हालांकि जापान ने एक डील भी पेश की। डील में पूरा कोरिया जापान का होता और पोर्ट ऑर्थर रूस का, लेकिन रूस ने इसे नकार दिया। ट्रिपल इंटरवेंशन यानी 3 देशों रूस, जर्मनी और फ्रांस के हस्तक्षेप से जापान को 1904 में पोर्ट आर्थर से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच रूस ने पोर्ट आर्थर का सैन्यीकरण भी शुरू कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में 8 फरवरी 1904 को जापानी फौज ने अचानक पोर्ट आर्थर पर धावा बोल दिया। रोटेम कोवनर अपनी किताब द इम्पैक्ट ऑफ द रूसो जापानीज वॉर में लिखते हैं, जब जापानी नौसेना ने हमला किया तो रसद और मदद दोनों रूसी नेवी की पहुंच से दूर थी। रूसी कमान संभाल रहे अलेक्सेयेव ने जापानियों को कमतर आंका। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जनरल मारेसुके की अगुवाई में जापान की फौज ने पोर्ट आर्थर की घेराबंदी शुरू की। कई मामलों में इसे पहले विश्व युद्ध और मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स का पहला मौका माना गया। 5 महीने तक जापान ने पोर्ट आर्थर की घेराबंदी में अपने हजारों सैनिक खोए, लेकिन फिर भी इसे जारी रखा। जनवरी 1905 में पोर्ट आर्थर के कमांडर अनातोली स्तेसिल ने आत्मसमर्पण किया। रूसी सेना के लिए ये सब दांव पर लगाकर आखिर में हार मान लेना जैसा था। ये युद्ध जापान के लिए एक बैज ऑफ ऑनर और रूस के लिए बुरी हार थी। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव एक जापानी फौजी की कलम से मिलता है। जापानी लेफ्टिनेंट टाडायोशी शकुराई ने ह्यूमन बुलेट्स के नाम से पोर्ट आर्थर की दास्तान लिखी है। टाडायोशी लिखते हैं, हमें आगे बढ़ना ही था। हम सड़ांध मारती लाशों के ढेर पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे थे। ये लाशें हमारे अपने जापानी वीरों की थी जिनकी सांसें अब थम चुकी थी। रूस में बैठा महकमा भी इससे भन्ना गया। जापान भी हतप्रभ था। पहली जीत के बाद चीनी जमीन निशाने पर आई। मंचूरिया की जमीन पर मुकडेन की लड़ाई इसी युद्ध का दूसरा पड़ाव बनी।
फरवरी 1905 में रूसी सेना और जापानी फौज आमने सामने आई। 3 हफ्ते की मशक्कत के बाद यहां भी जापानियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। फील्ड मार्शल ओयामा इवाओ की अगुवाई में एक बार फिर जापानी सेना ने भयानक लड़ाई करके रूसियों को पीछे धकेल दिया था। मई 1905 के रूस जापान युद्ध, पोर्ट आर्थर की फतेह और बैटल ऑफ मुकडेन की जापानी जीत के बाद तीसरे पड़ाव पर पहुंचा। ये जमीन की जगह पानी की लड़ाई थी। इसे त्सुशिमा की लड़ाई के नाम से इतिहास में जगह मिली। इस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में राइजिंग सन एंड टॉम्बलिंग बेयर, रशियाज वॉर विद जापान में मिलिट्री हिस्टोरियन रिचर्ड कॉनोटन लिखते हैं, रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट के 38 जहाज 18,000 मील दूर पैसिफिक ओशियन में जापान से भिड़ने पहुंचे रहे थे। जापानी एडमिरल टोगो हेइहाचिरो की अगुवाई में जापानी फ्लीट को इसकी खबर लगी। दोनों त्सुशिमा स्ट्रेट पर एक दूसरे के सामने थे। जापानी बेड़ा घड़ी की सुई जैसे सटीक साबित हुआ, जबकि रूसी तूफान में खोए हुए नजर आए। त्सुशिमा की जीत ने जापान की ताकत को दुनिया में एक सनद दी। इसे पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ औपचारिक विराम दिया गया। पोर्ट्समाउथ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर का एक शहर है। सितंबर 1905 में यहीं जापान और रूस के मुखिया एक साथ आए। तब के अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने दोनों के बीच कलह खत्म कराई और एक संधि पर दस्तखत कराए। इसे ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ कहा गया। जापान को जीत के चलते कोरिया और पोर्ट आर्थर की लीज मिली। इसके साथ इस युद्ध ने कई इनडायरेक्ट इफेक्ट भी छोड़े, जैसे इसने एशियाई बैलेंस ऑफ पावर को बदला। रूस को इससे वो आग मिली जिसने 1917 की रूसी क्रांति की जमीन तैयार की। बेंजामिन मेनार्डी ने अपने शोध द रूसो जापानीज वॉर ओरिजिन्स एंड इम्प्लीकेशन में इस संधि का नपातुला निष्कर्ष कुछ इस तरीके से दिया है। वो लिखते हैं, यह संधि पैसिफिक और संबंधित क्षेत्रों में जापानी और रूसी हितों के टकराव के मूल मुद्दों को हल करने में विफल रही। रूस को एक महत्वपूर्ण गर्म जल बंदरगाह तक पहुंच नहीं मिली। इसके अलावा रूस को अपनी मातृभूमि का हिस्सा सखालिन द्वीप का दक्षिणी आधा हिस्सा भी देना पड़ा था, जिसने रूस के ईस्ट एक्सपेंशन को सीमित कर दिया था। पोर्ट्समाउथ संधि का नेचर ऐसा था कि इसने दशकों तक दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को कायम रखा। इस युद्ध पर विराम के लिए हुई संधि का सबसे बड़ा फायदा तीसरे यानी इसके बिचौलिए को मिला। इसी के चलते 1906 का नोबेल शांति पुरस्कार जब घोषित हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम दर्ज हुआ। पुरस्कार के वाजिब कारण में रूस जापान युद्ध को रोकना बताया गया। थियोडोर ऐसा करके नोबेल शांति पाने वाले पहले अमेरिकी भी बने। आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुरखे रूजवेल्ट की लेगेसी से शायद कुछ सीख रहे हैं। एक पाले में तो आज भी रूस है और दूसरे में जापान की जगह है यूक्रेन। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सूट पहनने की नसीहत दी जा रही है। इतिहास की किताबें हमेशा विजेताओं की नहीं बल्कि साहसी विरोधियों की भी कहानी कहती हैं। अब चाहे वो जापान हो या यूक्रेन, ये साहस और वीरता की कहानी है, तो इसके साथ ये अमेरिका के दखल का भी दोहराव है। आजकल के जियोपॉलिटिक्स के चलते इतिहास से ये किस्सा आपके लिए लिखा था हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।